हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये हमारा मॉडल पेपर जो है तो आप सभी के लिए 6 और 7 नवंबर वालों के लिए है, और बाकी अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन सब के लिए भी है, पर ख़ास तौर पर 6 और 7 नवंबर को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि टोटल इसमें हमने 100 एमसीक्यू लाया है आपके लिए। लास्ट के क्वेश्चन सीरीज में हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी किन पहाड़ियों पर स्थित है? मैकल श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, राजपीपला पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का डेट्राइट कहलाता है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, इंदौर, पीथमपुर, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीथमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झूम कृषि का दोस्तों दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी है। तो भारत में झूम कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में प्रचलित है? गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि होती है। नेक्स्ट है, करेवा करेवा भू आकृति जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें तो करेवा भू आकृतियाँ जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि केसर की खेती के लिए कौन सी भू आकृतियाँ प्रसिद्ध है? करेवा। ठीक है। अब ये जो करेवा भू आकृतियाँ हैं केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तमिलनाडु तट, उत्तर पश्चिमी भारत, ओडिशा तट, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी भारत। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र जो एक जनजातीय और वन बहुलक क्षेत्र है, भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों, ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है और यह किस फसल के लिए उपयुक्त है? आप लोग मिट्टी के प्रकार पढ़े होंगे, तो मिट्टी के प्रकार में एक प्रकार इसका लेटेराइट मिट्टी भी होता है। तो ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है और किस खेती के लिए या किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उत्तरी मैदान गेहूँ, पश्चिमी घाट काजू, दक्कन पठार कपास या थार का मरुस्थल बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यह काजू के फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे हो सकता है कि घुमा के ये भी पूछ दे कि काजू के फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि काजू के फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है और उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम घाटी की मुख्य नदी कौन सी है जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र,
महानदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तहर जैसे स्थानिक जीवों का घर है? नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी जो है तो बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी तहर जैसे स्थानिक जीवों का घर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे खिताबों को मान्यता देता है जबकि उपाधियों के निषेध का भी प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 14, 17, 18, 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के खिताबों को मान्यता देता है और उपाधियों के निषेध का भी प्रावधान करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 18 में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। इन कथन को आप पढ़िए। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन जो है तो लंबे लंबे हैं, तो इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़िए और फिर समझ में जो आए उसको आपको टिक करना है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के संदर्भ में जो सही कथन है वो यह है कि यह पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाना। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक कार्यवाही कौन चलाता है? प्रोटेम स्पीकर चलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि कानून द्वारा अन्यथा प्रदान ना किया जाए? तो यह जो अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का जो प्रावधान है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 120। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस रूप में निहित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना का हिस्सा। तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित हैं? जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं रेसिड्यूरी पावर्स तो किसके पास निहित है? तो ये है दोस्तों केंद्र सरकार के पास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 360। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल है फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार विरोधी निकायों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर है दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19(1) का सी। ठीक है दोस्तों, ये सभी मॉडल पेपर हम आपको आपके एग्ज़ाम डे के हिसाब से देते हैं और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वे लोग भी हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखें और जो हम प्रीवियस वीडियो डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल में ऑफिस नो प्रॉब्लम में
तो आप हमारे चैनल में डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं, या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कहीं समझ में ना आता हो, है ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में अधिसूचित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार कार्यों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य था, तो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार कार्यों को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है, मिलन नौसेना अभ्यास, जिसमें भारत एक प्रमुख प्रतिभागी है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मित्र देशों के बीच समुद्री सहयोग और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के गरीब लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत जैसे बैंक खाता, ऋण, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, I2U2 समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं और यह किस प्रकार के सहयोग पर केंद्रित है? अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि I2U2 में 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह जो है तो किस प्रकार के सहयोग पर केंद्रित है? तो जल, ऊर्जा, परिवहन आदि पर संबंधित है या केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल साउथ शब्द का क्या अर्थ है और भारत इस संदर्भ में क्या भूमिका निभा रहा है? तो इसका अर्थ है दोस्तों, विकासशील और कम विकसित देशों का एक ढीला समूह, उनके हितों का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जिसे भारत ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास कार्य को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगभग किसी भी यूट्यूब चैनल में जल्दीबाजी इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अक्सर ब्रिटेन वुड्स ट्विंस क्यों कहा जाता है? तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, इसलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन लाइफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसे भारत ने वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया है? तो मिशन लाइफ का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है
विभिन्न भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण को समझना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह है दूरी की। नेक्स्ट, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है चयापचय दर और विकास को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका उपयोग शरीर के अंदर देखने के लिए किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो एंडोस्कोप है तो ये जो है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका उपयोग शरीर के अंदर देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग चमगादड़ और डॉल्फिन के लिए करते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग चमगादड़ और डॉल्फिन किस लिए करते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक तरंग है तो इनका उपयोग चमगादड़ और डॉल्फिन किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं शिकार का पता लगाने और नेविगेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पनीर किस प्रकार का मिश्रण है, जो चीज़ है पनीर जिसको कहते हैं जो खाते हैं हम लोग, तो पनीर किस प्रकार का मिश्रण है, विलयन है, निलंबन है, पायस है या कोलाइड है। तो यह दोस्तों कोलाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जेलीफिश किस संघ से संबंधित है जिसमें साधारण शारीरिक संरचना और दंश कोशिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निडारिया, जिसका दूसरा नाम है सीलेंटरेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जिसको ईईजी कहते हैं शॉर्ट में, तो का उपयोग मानव शरीर के किस अंग की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। जो ईईजी होता है तो मानव शरीर के किस अंग की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वे इनका उपयोग करते हैं ईईजी का, जिसका उपयोग मस्तिष्क की गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रबर को वल्कनीकृत क्यों किया जाता है, उसे मुलायम बनाने के लिए, उसकी कठोरता और स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उसे रंगीन बनाने के लिए, उसे हल्का बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी कठोरता और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किस गुण के कारण विद्युत परिपथों में सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्यूज तार किस गुण के कारण विद्युत परिपथों में सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। प्रतिरोध इसका उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, जिसके कारण ये विद्युत परिपथों में सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरोफाइट्स किस प्रकार के पौधे होते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जेरोफाइट्स जो पौधे हैं ये शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं और जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम किस रसायन के अत्यधिक सेवन से होता है जो शिशुओं में रक्त के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्वारेजिया किसका मिश्रण है और यह सोना जैसी धातुओं को क्यों घोल सकता है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकरण और संकुलन के कारण। ठीक है, ये एक्वारेजिया है किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण है और यह सोना जैसी धातुओं को घोल सकता है प्रबल ऑक्सीकरण और संकुलन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट का संबंध किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से रसायन जिम्मेदार हैं? तो ये है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों हेनरी बेकरेल ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अमोनिया के औद्योगिक उत्पादन के लिए हैबर प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आयरन, लोहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर क्या होते हैं? समान रासायनिक सूत्र लेकिन भिन्न संरचनात्मक सूत्र वाले यौगिक, जिनको आइसोमर कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसका करेक्ट ऑप्शन कि समान रासायनिक सूत्र लेकिन भिन्न संरचनात्मक सूत्र वाले यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है और इसे कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड धावन सोडा या आयन एक्सचेंज विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन इसी लेवल के अब आने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ हो रहा है, इसलिए आपको इसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारे ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप ज़रूर एक बार दो बार ज़रूर देख कर ही जाइए। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है जो इसकी कठोरता के लिए जिम्मेदार है? सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है जो इसकी कठोरता के लिए जिम्मेदार है? सिलिका, एल्यूमिना, चूना पत्थर या आयरन ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर है चूना पत्थर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर को जो रासायनिक नाम वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सीमेंट का मुख्य संघटक है और इसी के कारण सीमेंट में कठोरता आती है, यही कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपके एग्ज़ाम में चूना पत्थर नहीं लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है तो यही होगा, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो चूना पत्थर लिखा है तो चूना पत्थर होगा। नेक्स्ट है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो ये है दोस्तों या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दर्द निवारक और ज्वर नाशक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका को पचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में विली का मुख्य कार्य क्या है जो छोटी आंत में पाए जाते हैं? तो इसका मुख्य कार्य है सतह क्षेत्र बढ़ाना और पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है और यह किसमें महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन, श्वसन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है तो कैसा लगा आपको, और क्या आपको और भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए अपने एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर और हाई लेवल के चाहिए आपको क्वेश्चन तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर यही लेवल मेंटेन करना है तो भी बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका है वे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है सोचने, याददाश्त, सीखने और ऐच्छिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है?
तो इनका प्राथमिक कार्य है कोशिका को आकार और यांत्रिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन की कमी या अक्षमता के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों इंसुलिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जलीय चक्र में वाष्पीकरण के बाद अगला चरण क्या होता है? जो वाटर साइकिल होता है तो इसमें वाष्पीकरण के बाद अगला चरण क्या होता है? तो अगला चरण है संघनन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विषाणु को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? जो वायरस होते हैं इनको जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि वे कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं और जीवित कोशिका के अंदर प्रजनन करते हैं, इसलिए इनको जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कोशिका के बाहर निष्क्रिय हो जाते हैं और जीवित कोशिका के अंदर प्रजनन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओटोलिथ नामक संरचनाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं और इनका क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ओटोलिथ नामक संरचनाएं मानव शरीर के कान में पाई जाती हैं और संतुलन और स्थिति को समझना इनका कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इधर से दोस्तों यहाँ से आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अब आप कॉपी पेन लेकर बैठें और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, इसके बाद फिर आपको करेक्ट आंसर देखना है, तभी आपका जो डाउट है और आपकी जो प्रैक्टिस है वो मजबूत हो पाएगी और आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कॉपी पेन लेकर बैठ चुके होंगे और अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और पहले आप खुद से सॉल्व करें, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखें। अब यहाँ ये श्रृंखला दी गई है तो अगली श्रृंखला क्या होगी? 1 4 9 16 25, तो अगला क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 36। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सभी क्रमागत संख्याओं का वर्ग दिया गया है, 1 2 3 है ना, ऐसे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। नेक्स्ट है, अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, ZXVTR। अब इसके बाद अगला पद क्या आएगा? तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको आप चाहें तो वीडियो थोड़ा सा पॉज करके और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? अगला पद क्या होगा? POQS, तो इसका राइट आंसर है P। कैसे? -2 अक्षर। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 अक्षर घटते क्रम में यहाँ पे लिखा गया है उल्टी से, जैसे कि Z है, Z के बाद X, फिर V, फिर T, फिर R, फिर R में फिर से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे PQR। ठीक है, P आ गया। नेक्स्ट है, यदि CAT को 3 1 2 0 लिखा जाता है तो DOG को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले आपको CAT को निकालना है कि CAT को 3 1 2 0 किस प्रकार से लिखा गया है, और जिस प्रकार से CAT को लिखा गया है उसी प्रकार से DOG को भी लिखा जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके और इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो हम तो बताएंगे ही, पर एक बार आप ट्राई खुद से करें। अब हम बार बार यही बात हर प्रश्न के लिए नहीं बोलेंगे, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करना है और इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखना है और सलूशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 1 5 7। कैसे? प्रत्येक अक्षर की स्थिति संख्या लिखी गई है ना। जैसे सी का जो स्थिति संख्या है वो है 3, फिर ए का 1 और टी का 20, तो ये हो गया 3 1 20। इसी प्रकार से DOG का क्या हो जाएगा? डी का 4, ओ का 15 और जी का 7, तो ये हो जाएगा 4 15 7। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है कि सभी घर इमारतें हैं
सभी इमारतें अपार्टमेंट हैं। कथन है कि सभी घर इमारतें हैं और सभी इमारतें अपार्टमेंट हैं। अब निष्कर्ष कहता है, दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ अपार्टमेंट घर हैं, सभी घर अपार्टमेंट हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल दो सही है, दोनों एक और दो दोनों सही हैं, या दोनों सही नहीं है। चौथा ऑप्शन थोड़ा सा दब गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले एक छोटा सर्कल होगा घर का, फिर एक बड़ा सर्कल होगा इमारत का, जो कि घर वाले सर्कल के बाहर बना रहेगा पूरी तरह से, ठीक है। और इमारत के बाहर वाले सर्कल के बाहर एक बड़ा सर्कल होगा अपार्टमेंट का। और जब इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि जो कुछ अपार्टमेंट घर हैं और सभी घर अपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट है, अब विषम को चुनना है। सेब, केला, गाजर, संतरा, यहाँ पे ये चार शब्द दिए गए हैं। चार में से एक जो विषम है उसको चुनना है। तो जाहिर सी बात है क्या है, गाजर है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी फल हैं और गाजर एक सब्जी है, या सलाद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। या कि एक तर्क ये भी हो सकता है कि ये सभी फल हैं और गाजर जो है तो एक जड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? अब ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? बुधवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप खुद से एक बार ट्राई करिए निकालने का, अगर आपको पता है। और नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। क्यों? क्योंकि 3 तारीख को मंगलवार है, और जैसा कि आपको पता है कि हर 7वें दिन वही दिन जो है तो रिपीट होता है। तो 3 में से 7 जोड़ेंगे, मतलब 10 तारीख को मंगलवार होगा। इसी प्रकार से फिर 17 तारीख को मंगलवार होगा। इसी प्रकार से 24 तारीख को भी मंगलवार होगा, है ना। 7 जोड़ते जाइए तो मंगलवार मंगलवार रिपीट होता जाएगा। अब ये पूछा है 25वां दिन, तो 24 तारीख को तो मंगलवार था, अब 25वें दिन क्या होगा? जाहिर सी बात है मंगलवार के बाद बुधवार आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार, ठीक है। ये ट्रिक आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनें। दर्जी का संबंध सुई से है तो किसान का संबंध किससे होगा? बिल्कुल हल से होगा। क्यों? क्योंकि दर्जी सुई का उपयोग करता है और किसान हल का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो मोहन बाएं से 25वें पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप एक बार खुद से निकालिए, अगर निकाल सकते हैं तो। नहीं निकाल सकते हैं तो यहाँ पे हम बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। और यहाँ पे पूरा सलूशन दिया गया है कि कुल बराबर नई स्थिति मोहन की प्लस पुरानी स्थिति सोहन की माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा 25 धन 13 ऋण 1 बराबर 37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है, ब्लड रिलेशन का। ए बी का पुत्र है, सी बी की पुत्री है, डी सी का भाई है, ई डी की माता है, एफ ई का भाई है। तो ई का ए से क्या संबंध है? दोस्तों इसको जब आप कॉपी पेन में सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप हमको बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माँ, ठीक है। जो ई का ए से संबंध है वो किसका है? माँ का है ना, क्योंकि ए सी डी भाई बहन है तो ई उनकी माता है। नेक्स्ट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। एक विशेष कोड में रोड को URDG लिखा जाता है तो स्वान को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे आपको निकालना है कि रोड को किस प्रकार से URDG लिखा गया है,
ठीक है। तो जिस प्रकार से रोड को लिखा गया है उसी प्रकार से स्वान को भी लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए VZDQ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अक्षर में 3 जोड़ा गया है। अगर आप आर को देखिए तो आर के बाद क्या आता है? STU, इसके बाद OPQR, फिर ए के बाद BCD और डी के बाद EFG। ठीक है, तो 3-3 अक्षर जोड़ा गया है, प्लस किया गया है। इसी प्रकार से आप स्वान में भी 3-3 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के 1/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए या वह संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। किस तरह से? यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने सोल्यूशन इसका दे दिया है, कंप्लीट सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या 8 गुना? वीडियो पॉज करिए, इसका सलूशन पहले खुद से निकालिए, इसके बाद फिर देखिए करेक्ट आंसर क्या होता है। अगर आप निकाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं निकाल पाते हैं तो हम इसका सलूशन देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 गुना। कैसे? बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट है, 12,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस कितना है ये निकालना है। 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 30 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पे आप देख लीजिए अंतर किस तरह से निकाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक नाव धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, शांत जल में नाव की गति क्या है? तो इसका राइट आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसका सलूशन है। ठीक है, शांत जल में गति बराबर अनुकूल गति प्लस प्रतिकूल गति बटे 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट है, एक काम को ए, बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला 12 दिनों में और बी अकेला 18 दिनों में कर सकता है तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये करेगा दोस्तों 36 दिनों में। कैसे करेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी को भिन्न का जोड़ मिला करके और यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ए, बी और सी के काम को यहाँ पे घटाया गया है। 1/6 ऋण 1/12 ऋण 1/18 और यहाँ पे आया है 6 ऋण 3 ऋण 2/36 और बराबर 1/36। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात जो मिलता है वो 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं अनुपात समानुपात का। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे ना जिस ट्रिक से, वही ट्रिक आप अगले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 और 42। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है। यही तरीका आप और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 425 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक, देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दुकानदार 15% की छूट देने के बाद भी अगर बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य उसमें लिखा गया, उसमें जो क्रय मूल्य है तो 425 रुपये है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? 600 रुपये। कैसे? ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सलूशन दिया है, 2-3 लाइन में है, आप इसको समझ लेंगे आसानी से। नेक्स्ट, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन
120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 22 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो इसका राइट आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे एक सलूशन हमने दिया है, आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर है 25% लाभ। कैसे? ये हमने टोटल यहाँ पे निकाल दिया है। कंप्लीट सलूशन, आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मूल मात्रा कितनी थी? अब ये मिश्रण का है और मिश्रण में हालांकि ये अनुपात का ही प्रश्न है, तो इसमें आपको निकालना है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करें निकालने की। अगर आप निकाल लिए तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो हम बताएंगे, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके और निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 लीटर। कैसे होगा ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 150 लड़कियां हैं तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? तो कितने हैं? 400 हैं। कैसे? ये देखिए 3 लाइन में इसका सलूशन है और इसी तरह से शॉर्टकट तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास उस समय लिमिटेड टाइम होगा दोस्तों, है ना। तो लिमिटेड टाइम में आपको इसी तरह से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल बचेगा 1। किस तरह से? यहाँ पे आप इसको पहले पढ़ लीजिए, जो हमने सलूशन बताया है, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों में, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन, 12.5 दिन, 15 दिन, ये 17.5, ये 17.5 दिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17.5 दिन। कैसे? ये देखिए कंप्लीट सलूशन हमने दिया है, जितना भी यहाँ पे होना था। इसको आप वीडियो पॉज करके जब पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और फिर 15% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत है 19%। कैसे? ये देखिए, हालांकि हमने जो एक्सप्लेन किया है वो डिटेल में ज़रूर किया है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको शॉर्टकट से हल कर सकते हैं। हमने आपको पूरा समझाना था, इसलिए पूरा इसको हमने डिटेल में बताया है, ठीक है। लेकिन आप एक बार जब पढ़ लेंगे ना तो फिर आप इसको एक ट्रिक तरीके से, मतलब क्वेश्चन देखते ही तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में और एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई है दोस्तों 200 मीटर। और कैसे है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ भी हमने बता दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी? तो ये होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 992 रुपये। कैसे? ये देखिए 3 से 4 लाइन में पूरा सलूशन आ गया है और आप इसको देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और उनका एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने मॉडल पेपर में करा चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि बिना करेक्ट आंसर देखे हुए आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर लाइए,
क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। कैसे, ये देखिए यहाँ पे जो रेड कलर में एक सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के माध्यम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर दो संख्याएं हैं, एक तो जिसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या भी दी हो और दूसरी संख्या अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम 180 है, एचसीएफ 6 है, एक संख्या 30 है। अब बस इनको मान जो है तो रख देना है। तो पहली संख्या क्या है 30 गुणे दूसरी संख्या बराबर 180 गुणे 6। तो दूसरी संख्या में फिर क्या हो जाएगा 180 गुणे 6 और 30 का जब पक्षांतर होगा तो वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको जब भाग देंगे तो ये कट पिट जाएगा और बच जाएगा 6/6, सॉरी 6 गुणे 6 और 6 छंगा 36, है ना। तो पहली संख्या 30 हो गई और दूसरी संख्या 36 हो गई। ये जो रेड कलर पे फार्मूला लिखा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे तो आप तुरंत बता देंगे, और नहीं किए होंगे तो हम बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, ये देखिए एक बार आपको पढ़ना बस है, वीडियो पॉज करके हमने जो समझाया है बस, फिर आप दोबारा इसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप इसको आसानी से क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो टंकी भरेगी 36 घंटे में। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1/12 ऋण 1/18 बराबर 3 ऋण 2/36 बराबर 1/36। तो टंकी 36 घंटे में भरेगी। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में 75 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। 11वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या है। तो उसका नया औसत क्या है 25 है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट सलूशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 4:5 है तो A अनुपात C क्या है। तो ये है 8:15, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, ये कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो पॉज करके सिर्फ आपको पढ़ना है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप लिखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो इसे 720 रुपये में बेचा जाना चाहिए। कैसे, यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा कि बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलन के आयतन का जो सूत्र है πr² है। ठीक है, अब नई त्रिज्या 2r और नई ऊंचाई h/2। तो नया आयतन इस तरह से सॉल्व कर दिया गया है, यानी नया आयतन मूल आयतन का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, 450 का 30% का 20% कितना होगा। देखिए 2 बार प्रतिशत पूछा है, क्या है 450 का 30% का 20% कितना होगा। अब आपको यहाँ पे डाउट में नहीं रहना है दोस्तों, ध्यान देना है कि 450 का पहले आपको 30% निकालना है और जो 30% निकलेगा
उसका 20% कितना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आपको 450 का 20% नहीं निकालना है, आपको 450 के 30% का 20% निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। यहीं पे हमने आपको समझाया है कि पहले 450 का 30% निकालते हैं तो 135 आता है। अब 135 का 20% निकालेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, आप चाहें तो निकाल कर देख लीजिए, और अगर आपको निकालना नहीं आता तो हम यहाँ पे बताए भी हैं कि किस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट है, एक छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। उसने 125 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक क्या थे? तो अधिकतम अंक क्या थे? 500। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, कंप्लीट सलूशन हमने आपको बता दिया है। अगर इसके बाद भी कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 150 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, उनका रेसिप्रोकल का योग क्या होगा? तो ये होगा 1/6, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी भरेगी भाई साहब 12 मिनट में, ऑप्शन नंबर बी। कैसे भरेगी? यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके क्षेत्रफल में 1% की कमी आएगी। ठीक है, कैसे? ये देखिए, आपको हमारे सलूशन को सिर्फ पढ़ना है। आप पढ़ते ही इसका सलूशन निकाल लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ये होगा 2100। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100 रुपये। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 है और हानि 25% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले खुद से निकालिए और नहीं बनता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है 1000 रुपये। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका सलूशन हमने दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर कहीं आपको डाउट है, किसी प्रश्न में डाउट है, तो ज़रूर हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर ऐसे ही और मॉडल पेपर आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इससे रिलेटेड और भी जो हमारी पुरानी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको वहां से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।